और ये ऐसा नहीं है कि सरकार ही कह रही है तो ऐसा है। मेरा तो करनाल डिस्ट्रिक्ट है, मैं कई बार जाता हूं जानबूझ के अस्पतालों में देखने की कौन कौन सा क्या चल रहा है। बहुत सारे आईवीएफ सेंटर हैं, यानी कृत्रिम गर्भाधान के केंद्र, टीका लगा के बच्चा पैदा करने के केंद्र है जो अस्पताल है। भीड़ है, भीड़, जगह नहीं मिलती। और एक की कंडीशन नहीं है, जितने खुले हुए हैं सब में यही है। तो मैं ये सोचता रहा बहुत दिनों तक कि ये समाज वही है क्या जिनकी गर्दनें कट गई और वो योद्धा लड़ते रहे? कि यही भारत है? और अगर वो ऐसे थे तो ये भारत नहीं है, और अगर ये भारत है तो फिर वो भारत नहीं होगा जो ऐसा था। ये वो देश तो नहीं है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। और जिसकी बात करते करते जब मैं बोल रहा था, ताऊ जी बोलते हैं कि बेटे तने क्या करना भगत सिंह से, तू अपना सामान बेच और जाना। तो मुझे बहुत सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि ऐसा क्या हो गया कि हम कितनी भी गंभीर और कितनी भी क्रांतिकारी बातें कर रहे हो, कितने भी दर्द की बातें कर रहे हो, हमें विश्वास नहीं बन पाता। बड़ी समस्या है। तो इसलिए हाथ जोड़ के मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप ये 2 दिन का समय मोबाइल बंद करके एरोप्लेन मोड पे लगा के 2-4 घंटे, आज के 5-4 घंटे कल के, इतना समय आप दे दोगे तो हम एक वो रास्ता पकड़ने वाले हैं जो 13 महीने में हमने कोशिश की थी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के बात करने की। ये है तो तीनों तरीके से दुनिया जब चलती है उसमें 3 ही तरीके की बातें हैं और 3 ही तरीके की संस्कृति है, वनस्पतियों की यानी खेतों की, पशुओं की और मानव की। और ये तीनों हम देख रहे हैं कि खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। जब इस पे मैं सोचता रहा, बात करता रहा, देखता रहा, तो पता चला कि ये हुआ कैसे। अब इसकी जड़ को समझना कि हुआ क्या। 1905 की बात है, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का राज है और 1905 में एक टीम बैठती है जिसका हेड है अब्राहम फ्लेक्सनर, और उसका नाम है फ्लेक्सनर कमीशन। और फ्लेक्सनर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पूरी दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति यानी हेल्थ की जो ट्रीटमेंट पैथी है वो कौन सी है, तो वो कहते हैं अंग्रेजी है। अंग्रेजी दवाइयां सबसे अच्छी हैं, अंग्रेजी चिकित्सा सबसे अच्छी है, तो यही दुनिया में लागू होनी चाहिए। लेकिन मैंने जब हजारों बुजुर्गों से बात की, पिछले 1 दशक से ज्यादा हो गया, तो पता चलता, आपने तो देखा ही है वो दौर, 15-20 साल पहले आपके गांव में लगभग गांव में कोई अस्पताल नहीं होता था। ठीक कह रहा हूं क्या मैं ये बात? 15-20 साल पहले और 30 साल पहले चले जाओ तो ना के ही बराबर थे। 40 साल पहले चले जाओ तो अस्पताल थे ही नहीं। कोई बड़े शहर में कोई छोटा मोटा अस्पताल खुला हो तो ये हालत थी। अस्पताल नहीं था, इसका मतलब क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि आपके समाज में बीमारियां नहीं है। ठीक कह रहा हूं मैं ये बात? मैं चर्चा करूंगा जी एक एक से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप शायद गंभीरता में मेरी बातें आपको दमदार ना लग रही हो। मैं एक एक को पूछ लूंगा, क्योंकि मेरे को तो बता के जाना है। मैं क्यों बता के जा रहा हूं इसका मैं आपको बताऊं। अभी अगर ये समस्या आएगी, 70% बांझपन होगा और ये समाज की बर्बादी की तरफ आएगा, तो उस बर्बादी में मेरा बच्चा भी है। और मेरा बच्चा तब बच सकता है जब पूरे गांव के बच्चे बचेंगे और पूरा समाज बचेगा, तब तो मेरा बच्चा बचेगा। यानी मेरा बच्चा तब बचेगा जब इन सबके बच्चे बचेंगे। और जी देखो, अपने बच्चे बचाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूं। आज आप ना जगो कोई बात नहीं, 4 दिन पीछे फिर आएंगे, फिर चिल्ला के जाएंगे, फिर ना जगो तो 2-4 दिन बाद फिर आएंगे। हो सकता है अगली बार ढोल बजाते हुए आए, आपको सोने नहीं देंगे, घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बचाना अपना बच्चा। और अपना बच्चा बचाने की हद किससे समझे हम? समझिए एक बार, आपने वो बिरड़ देखी है? बिरड़, वो पीला सा एक जीव है, वो काटता है जो मधुमक्खी, एक पीला सा जीव है बिरड़। हाँ, आप अगर एक बिरड़ के छत्ते में 10 बैठी हो और उनके अंडों को छेड़ के देखो,
10 पीरियड अगर काट लेना, जान ले लेंगी आदमी की। ठीक है ये बात। मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ के देख लो, जान ले लेंगी, मार देंगी आदमी को। एक बार मेरे गांव में ऐसे ही एक भैंसे को चिपक गया था, मतलब 500-700 ये मधुमक्खियां, 2 घंटे के अंदर मार दिया। एक कुतिया ब्याह रही हो, नई ब्याही कुतिया हो, जिसके बच्चों की आंख भी ना खुली हो, वो ऐसे शेर की तरह चौकन्नी रहती है कि कोई उसके बच्चों को छेड़ ना दे। ठीक कह रहा हूं? मतलब 1 ग्राम की मधुमक्खी, 1.5 ग्राम की बिरहड़, 5 किलो की कुतिया, वो अपनी संतान के लिए मरने मिटने को तैयार है। और हम इतने महान हैं कि हम अपने 70% नपुंसकता तक समाज ले आए और हम आराम से अभी भी बेफिक्र घूम रहे हैं। इससे ज्यादा गिरावट तो नहीं आ सकती मेरे हिसाब से। और अगर हम उस मधुमक्खी और वो बिरहड़ और कुत्ते बिल्ली से भी अगर मेरा समाज गिर गया, फिर मुझे क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। अपनी संतान के लिए 1 ग्राम का जीव अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है, तो कम से कम हमें उस जीव से समझने की अब तो जरूरत है कि अपने बच्चों के लिए इस देश में किसने क्या नहीं किया। तो तीनों तरीके की प्रकृति यानी तीनों तरीके की नस्लें तबाही के दौर में हैं, और इस तबाही को करने की शुरुआत आज नहीं हुई। इस तबाही की शुरुआत 1905 में हुई थी, जब एक आदमी कहता है कि पूरी दुनिया में एलोपैथी चिकित्सा सबसे अच्छी है। कौन सी एलोपैथी चिकित्सा? वो चिकित्सा अमेरिका का 1775 में अमेरिका का राष्ट्रपति बना जॉर्ज वाशिंगटन। 1797 में उसको बुखार हो गया और डॉक्टरों ने बताया कि ये तो खून का बुखार है, तो इसको क्या करो? बोला खून निकाल दो, ठीक हो जाएगा। क्या किया डॉक्टरों ने? दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए और कट मार दिए नसों में, और उस वाशिंगटन को खून निकाल के मार दिया। यहां से शुरुआत होती है एलोपैथी की। उस एलोपैथी पद्धति में जिसमें ये बेवकूफों को ये नहीं पता कि नीम के पत्ते का काढ़ा पी लेगा तो बुखार ठीक हो जाएगा, गिलोय का काढ़ा पी लेगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसी पद्धति को एक आरामखोर बेवकूफ कहता है कि भाई ये सबसे अच्छी चिकित्सा पूरी दुनिया में, और हमारे गांव में एक भी अस्पताल नहीं है। तो वो तैयारी करते हैं कि बेशक अस्पताल मेरे यानी भारत में ना हो, लेकिन इसकी तैयारियां करो। तैयारियां करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है कि इनके खेतों में जहर डलवाना पड़ेगा। जिस दिन जहर डला खेत में, उसी दिन खेत के जहर से फसलें में जहर, फसलों के जहर से पशुओं में जहर, पशुओं से और खेत से समाज में जहर, और पूरा का पूरा समाज जब बीमार होगा, वहां से फिर अपने लिए रास्ता निकलेगा जिसमें से दवाइयां बिकेंगी। इतनी लंबी योजना उन्होंने शुरू कर दी। 1905 की ये काम करते करते पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद निकलने वाले जो केमिकल थे उनसे बड़ी बड़ी कंपनियां लगी। जिस मॉन्सेंटो की बात देवेंद्र भाई कह रहे थे, वो अब की नहीं है, वो 100 साल पुरानी कंपनी है। एक कंपनी है कारगिल, विदेशी कंपनी है। आप दवाइयां खरीदते होंगे कारगिल की, वो कारगिल कंपनी 1900 से पहले की है। बायर, सिजेंटा, मॉन्सेंटो, कारगिल, इंडोफिल, ऐसी कितनी गिनवा दूं मैं जो आपके खून में वो केमिकल डाल रही है जिसने समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। और कब से कर दिया? पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, और फिर शुरुआत हुई कि भी इस देश में हरित क्रांति लाई जाए। मैं छोटे छोटे बहुत सारे सवाल आपके बीच में छोड़ूंगा जिनको आपको सोचना है कि ये बात कितनी सही है, उसको खोजना भी है। जो भाई गूगल करते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो वो सर्च करते रहना एक एक बात जो भी कही गई। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप सुनो और उसको मान लो। आंख बंद करके कुछ भी नहीं सुनना, आपको कान बंद करके कुछ नहीं सुनना, आंख बंद करके कुछ भी नहीं मानना। तो 1960-70 के दशक में, 1968 में इन्होंने हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे इन्होंने केमिकल डलवाना शुरू किया। और उसी समय सबसे पहले शुरुआत की पंजाब ने, क्योंकि हरियाणा तो पंजाब ही था 66 से पहले, तो पंजाब ने शुरुआत की। 68 में हरियाणा बन गया, तो 66 में हरियाणा बना, तो हरियाणा पंजाब इकट्ठा शुरुआत की। ये वो समय है और वो जगह है जहां पे पूरे देश में सबसे क्रांतिकारी तो लोग,
सबसे इनोवेटिव, सबसे जल्दी तकनीक को, टेक्नोलॉजी को पकड़ने वाले लोग, बहुत उच्च स्तर की बुद्धि वाले लोग, बहुत ऊंचे स्तर की ताकत वाले शरीर सौष्ठव वाले लोग, इन्होंने टेक्नोलॉजी को सबसे पहले पकड़ लिया। और इस देखो एक और बात मैं बताऊं आपको, बहुत सारे किसान अभी मांग करते हैं, बहुत सारे किसान यूनियन के नेताजी मांग करते हैं कि भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो। और जब आप इस हरित क्रांति को लिखोगे तो पता चलेगा इस देश में यूरिया, डीएपी और दुनिया भर के खतरनाक रसायन लाने वाला आदमी ये स्वामीनाथन ही था, जो 10 दिन पहले अभी मरा है ना, 1 महीना पहले मरा है, 98 साल की उम्र में, 1925 से 1923 तक। वो स्वामीनाथन जिसने इस देश की नस्ल और फसल को उजाड़ने की पटकथा लिखी, कहानी की शुरुआत की, उसको लेकर हम ये कहते हैं कि उसकी रिपोर्ट लागू कर दो। और उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, इसको बाद में चर्चा करेंगे हम। तो 1968 में केमिकल शुरू हो गया, और ये केमिकल शुरू ही नहीं हुआ, बड़े तरीके से शुरू किया गया। कैसा तरीका था देखिए, इफ्को सुना होगा, इफ्को गांव गांव है इफ्को। ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कंपनियों का माल बिकवाने के लिए गांव गांव स्थापित की गई थी। क्रिब्को भी ऐसी ही है। बैंक, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक थे वो बैंक इसीलिए थे कि थोड़ा ब्याज लेना शुरू करो और धीरे धीरे कर्ज की शुरुआत हो जाए, और जितना भी ये केमिकल आएगा, इस केमिकल पे जो खर्चा आएगा वहां से पैसा उठाओ, केमिकल खरीदो, अपने खेत में डालो और बाद में ब्याज के साथ वापस करो। ये 3 चीजें 1970 के आसपास शुरू कर दी, इफ्को, क्रिब्को और कोऑपरेटिव बैंक, गांव गांव ग्रामीण बैंक। बाद में एक बैंक आया 1975 के आसपास, नाबार्ड, एग्रीकल्चर और गांव के उत्थान के लिए बनाया गया नाबार्ड। इन सब बातों को मैं जो एक एक बता रहा हूं, इनको जोड़ना, कि मैं इन सारों को जोड़ के एक तस्वीर बनाने वाला हूं। जिस तस्वीर को आप देखोगे तो साफ साफ दिखेगा, जिस तस्वीर पे लिखा होगा नाम तबाही, उस तस्वीर का नाम विनाश है। तो ये शुरू हो गया। अब हुआ कैसे, देखिए मैं पंजाब में मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की, मैं हरियाणा में चर्चा की है काफी दिनों तक। तो बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, उन्होंने कहा देख भाई, जब खेती में यूरिया डीएपी डलवाना शुरू करे ना, तो बुजुर्गों ने कभी नहीं डलवाया। वो कहते थे अरे ये कल नाश कर देगा, ये खाद काम का नहीं है, अपने डांगरा का खाद डालो, वही अच्छा है। लेकिन क्या किया इन चोरों ने, कंपनियों के चोरों ने 10 किलो लिया और रात को किसी खेत में फेंक दिया, और वो जो 5 किलो की पैकिंग थी या 10 किलो की पैकिंग थी, उसको उसी खेत के किनारे में मिट्टी के नीचे दबा दिया। और जैसे ही फसल आई, क्योंकि यूरिया एक बार तो ऐसे ताकत दिखाता है जैसे वो जिम का बॉडी बिल्डर ताकतवर हो जाता है और थोड़े दिन में पानी की तरह फुस, गुब्बारे की तरह फूट जाता है शरीर, ऐसे ही उसने एक बार तो थोड़ा दम दिखाया, पैदावार थोड़ी ज्यादा आई, क्योंकि एक एक कंपनी ने हजारों अपने एजेंट ऐसे छोड़ रखे थे, क्योंकि उनको पता था एक गांव में, एक खेत में अगर 10 मन तो यहां पे जानते हैं ना सारे, 2 यानी 4 क्विंटल 2 क्विंटल भी अनाज अगर ज्यादा हो जाता है तो वो 1 एकड़ खेत पूरे गांव में व्यापार करने के लिए मंच बना के देगा। 1 एकड़ में अगर 4 क्विंटल ज्यादा हो गया तो पूरा गांव भागा भागा फिरेगा कि नहीं। और यही हुआ, धीरे धीरे करके 5 किलो से 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो, आज 1 एकड़ में एक साल में 10, 12, 15 कट्टे यूरिया डाल देते हैं। और ये लाने के लिए कहा क्या गया, ये सोचने की बात है। जब ये लाया गया, इसको क्रिब्को और ये सारा का सारा सिस्टम लाया गया, इसके साथ में लोगों के दिमाग में एक कचरा डाला गया वैचारिक तौर पर। वो क्या था कि पूरी भाई भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है और अनाज पूरा नहीं है, इसीलिए यूरिया डीएपी की और ग्रीन क्रांति की यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ानी है तो यूरिया डीएपी डालो।
मेरी तरफ ध्यान देंगे तो थोड़ा अच्छा है। इस बात से जो बुजुर्ग बैठे हैं, ताऊ जी जितने बैठे हैं, उनको सहमत होंगे तो धीरे धीरे करके यूरिया की और डीएपी की और ये जो खरपतवार, मतलब जो ये खरपतवार नाशी और उसके बाद जितने भी कीड़े मारने की दवाई और फंगस मारने की दवाई, ये भी साथ में आई। तो ये इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया और इसके पीछे जो विचार था वो ये डाला गया कि पैदावार कम है और लोगों को अनाज ज्यादा चाहिए, इसीलिए ऐसा खाद डालो और ऐसे बीज लेके आओ जिनकी पैदावार ज्यादा है। इसको क्लियर करने के लिए मैंने बहुत लोगों से पूछा, तो एक बार एक सज्जन मिले हैफेड में, यहां पे भी हैफेड की तरह कोई जो ये गोदाम बनते जिनमें अनाज स्टोरेज होता है, हाँ एफसीआई के जो गोडाउन है, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट के करनाल के, एफसीआई भी उसी का है हाँ जी। तो ये जो एजेंसियां हैं ये एफसीआई के अंडर में काम करती हैं। एफसीआई के जो गोडाउन है वे इनके लिए अनाज स्टोर करने का काम करते हैं। तो वो जो भाई मिले, मैं जैसे उनसे ऐसे मिलने गया था, काफी दिन हो गए थे मिले हुए, तो बैठते बोलते हैं, सुनील अगर भाई तेरे तरीके से खेती हम शुरू कर दें तो पैदावार तो घट जाएगी, लोग भूखे मरेंगे। मैं बोला जी हो सकता है, मैंने उसकी बात काटी नहीं, हो जी हो सकता है, बोले एक सवाल का जवाब दे दे भाई। मैंने उल्टा सवाल कर लिया, आप एफसीआई के गोदामों में कितना परसेंट अनाज जानबूझ के पानी मार मार के सड़ाते हो ये शराब कंपनियों को बेचने के लिए? और वो भी कमाल का ईमानदारी से बताया उसने भी। बोला सुनील भाई बात तो कमाल की पूछी, कम से कम 60% अनाज सड़ाती है एफसीआई। अंदाजा लगाओ। और ये कहते हैं कम से कम 2 साल का अनाज सरकार एडवांस रखती है एफसीआई में। यानी मैं ये कहूं, यहां जितने सारे किसान बैठे हैं, जब ये अनाज निकलता है खेतों में, 1 साल का तो सब अपने घर रखते हैं स्टोर, कम से कम 1 साल का। तो उसके बाद जो फालतू है वो बेचते हैं सरकार को, और वो 2 साल का है। यानी जितने देश को जरूरत है जितने अनाज की, 1 गुना तो घर में है, 2 गुना गोदामों में है। और जब मैंने अगला कैलकुलेशन किया कम से कम कि हम विदेशों को कितना बेच देते हैं, तो पता चलता है कि कम से कम 3 गुना विदेशों को बेच देते हैं। यानी अगर मेरे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है तो 1 साल का अनाज तो घर में है, 2 साल का अनाज गोदामों में है, और 3 साल का अनाज हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। तो हमने 6 साल का अनाज पैदा किया मेरे इन किसानों ने 1 साल में। इसको उल्टा ऐसे समझ सकते हैं, अगर मेरे देश की जनसंख्या 6 गुना यानी 14 गुना 6 84 840 करोड़ लोग भी हों तो 1 साल तक भूखे नहीं मर सकते, इतना पैदा किया। तो मैंने उसको फिर एक सवाल पूछ लिया कि मान के चलो मेरे तरीके से खेती करो, पहला तो मेरा टारगेट है और मेरा पूरा का पूरा रिजल्ट है, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार आएगी, वो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। वो यूनिवर्सल लॉज है जिसके बेस पे हम काम करेंगे, साइंस है वो। लेकिन फिर भी मैं भाई तेरी बात मान लूं, मैंने उनको कहा कि आधी पैदावार आ जाए, 20 क्विंटल आ रही है केमिकल से और 10 क्विंटल आ जाए बिना केमिकल से, तो कितने साल का हो गया जी? कितने साल का हो गया? 3 साल का। तो 3 साल भी कम नहीं है, और इसको 1 साल कम कर लो तो 2 साल भी, अगर मतलब 33% 66% प्रोडक्शन भी कम हो जाए तो भी देश भूखा नहीं मरता। ये जो विचार फूंका गया था ना इन कानों में, ये फूंका इसलिए गया था कि यूरिया डालेंगे लोग, पैदावार से किसी को कोई मतलब नहीं थी, किसी को कोई जरूरत नहीं थी कंपनियों को। और कंपनियों को आपका ठेका भी नहीं है कि आपका खेत सड़ रहा है, आपका खेत जल रहा है, आपके बच्चे बीमार हैं, आपके बच्चे स्वस्थ हैं, उनको कोई ठेका नहीं है। वो विचार बनाते हैं पहले और फिर वो लोगों में विचार बन के और वो चल पड़ता है। तो शुरुआत हो गई कि भाई ज्यादा पैदावार के लिए हम ये यूरिया डीएपी डालेंगे। यूरिया डीएपी आना शुरू हो गया, बढ़ गया।
अब यहां से एक बड़ी समस्या आई, मतलब जोड़ते जाना सारी चीजों को आप। जैसे ही मिट्टी में यूरिया डीएपी पड़ा तो इसका एक विज्ञान है कि मिट्टी को चाहिए तत्व 18 तत्व चाहिए, एग्रीकल्चर कहता है। एनपीके, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, उसके बाद जिंक और आयरन और सब, कुछ 16 कहते हैं, कुछ 18 कहते हैं, वो वैज्ञानिकों के ऊपर है, कोई कुछ कहता है। चाहिए थे कितने? 18, और दिए कितने? 3। नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस डीएपी में भी और यूरिया में यही तो है। तो दिए केवल 3 और चाहिए थे 18, तो बीमार होगी कि नहीं मिट्टी? आप करके देखो, पूरा साल एक ही दाल खा के देखो, बाकी कुछ मत खाओ, ना दूध पियो, ना कुछ और खाओ, फल ना खाओ, सब्जी रोटी खाओ और एक ही दाल खाओ, तो सब बीमार पड़ेंगे जो ऐसा करेंगे, क्योंकि पूरे मौसम के अनुसार 12 के 12 महीने में सारी चीजों की जरूरत है, तो बीमारी आ जाएगी। वही काम मिट्टी में हुआ, मिट्टी में पोषण का असंतुलन हुआ। चाहिए थे 18 और दिए केवल 3, तो मिट्टी बीमार हुई। मिट्टी बीमार होते ही उसमें फिर कीड़े आए और फंगस आई, बीमारी आई। उनको खत्म करने के लिए फिर नई दवाई आई और ये विज्ञान निकला। एक अमेरिका के साइंटिस्ट ने रिसर्च करी कि जितने ये केमिकल आते हैं कीड़े मारने वाले, वो फसलों पे केवल 1% रिजल्ट है उनका। यानी अगर ये 100 ग्राम केमिकल आप छिड़कते हो तो 1 ग्राम ही काम करता है। 99 ग्राम जो है वो क्या करता है? 99 ग्राम आपकी मिट्टी में जाके पानी को खराब करेगा, मिट्टी को खराब करेगा, हवा में जाके प्रदूषण करेगा, और वो सब करेगा जो नहीं करना चाहिए, और 1 ग्राम काम करेगा फसल पे कीड़े मारने के। तो फिर ये काम 3 साल चलता है। पहला केमिकल आया, पहले साल सारे कीड़े मारेगा, दूसरे साल थोड़े कम मारेगा, तीसरे साल और कम मारेगा, चौथे और 5वें साल में वो दवाई काम करना बंद कर देती है। और आपके अंदर की बात बताऊं, किसानों के अंदर की, काम तो करना बंद कर दिया दवाई ने, क्योंकि उन कीड़ों को उस दवाई की आदत हो गई। और किसान क्या कहते हैं पता है? हरियाणा में तो कहते हैं, आपके पता नहीं, वो कहते हैं भाई ये दवाई है ना बहुत शानदार थी 3 साल पहले, लेकिन कंपनी ने डुप्लीकेट बना दी। होता है ये, मैक्सिमम किसान यही कहते हैं कि ये दवाई 3 साल पहले तो अच्छी थी, लेकिन अब ये डुप्लीकेट बना दी, जबकि उसका विज्ञान कुछ अलग है। इसका विज्ञान ऐसे है, आप एक छोटे से बच्चे को कस्सी पकड़ा दो और एक पहले दिन बोलो कि आधा घंटा 1 घंटा चला, हाथ में छाले होकर फूट जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ को आदत नहीं है। लेकिन उसी बच्चे को 5 मिनट आज कस्सी चलवाओ, कल 5 मिनट चलवाओ, फिर 5 मिनट चलवाओ, 10 दिन चलवाने के बाद उसको चाहे सारा दिन चलवाओ, हाथों में ये मजबूत होकर फिट हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति को उसकी आदत हो जाती है। यही काम है कि उन कीड़ों को, आपके इस सारे सिस्टम के उन कीड़ों को उस केमिकल की आदत हो जाती है, और वो फिर अपना काम, वो दवाइयां काम नहीं करती। फिर अगली बार वो कंपनी और तेज केमिकल लेके आती है और वो फिर काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही चलता रहा। और इसी समय एक काम और हुआ, जब ये केमिकल बढ़ रहा था, खेती में घाटा आया 3 तरीके से। मिट्टी में बीमारी आई, फसल में बीमारी, तो वहां खर्चे बढ़े। पशुओं में बीमारी आई, वो खर्चे बढ़े, और लोगों में बीमारी आई, वो खर्चे बढ़े। खर्चे बढ़े 3 गुना और पैदा और आमदनी कम होती चली गई। तो सबको ये लगा अब खेती में कुछ नहीं। ज्यादातर यहां सामने बैठे हैं मेरे पिताजी की उम्र के हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने 15-20 साल मेरे कानों में ये मंत्र दिया, बोले डड़ा में कुछ नहीं है, इन खेत के डड़ा में कुछ नहीं है, 2 अक्षर देख लिए तो कहीं धंधा मिल जाएगा शहर में, और अपना नौकरी करके काम गुजारा करना है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। वो है जी ये बात बोले ना। पंजाब तो हरियाणा से 5-4 साल आगे है, क्योंकि हरियाणा में तो 8-7 साल से ये यहां की जमीनों को बेच के बाहर जाना शुरू करा, लेकिन पंजाब तो आधा खाली हो गया। यानी जो पहले शहरीकरण और शहरों से फिर सीधा बाहर, ये तो पंजाब में पहले हुआ। और ये काम होते ही पूरा का पूरा समाज इस बीमारी में, इस बर्बादी में आया कि जो जवानी थी, मेरा वर्ग था जो 20 से 25, 30, 35 का, इसने ये देखा कि माँ बापू कह रहे हैं, बापू ने तो मंत्र रटा दिया कि खेत में कुछ नहीं है, डला में कुछ नहीं है, इसलिए खेत को छोड़ो, पढ़ो, नौकरी करो तो काम चलेगा।
और यहां से पूरा का पूरा पलायन शुरू हो गया। और फिर साथ साथ में एक स्कीम आई है जी पंजाब में, PUDA डिपार्टमेंट है ना, एक हुड्डा डिपार्टमेंट, जैसे हरियाणा में हुड्डा है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे ही पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनको ये पूरा पता था कि जो ये गांव के नौजवान गांव को छोड़ के शहरों में भाग रहे हैं, इनको घर भी तो चाहिए शहरों में, और वो घर बना के दिए इन्होंने सेक्टरों में, सेक्टर काटे। और सेक्टर काटने का देखो भद्दा मजाक किसान के साथ। यहां एक एकड़ जमीन की कीमत 50 लाख 40 लाख, और अगर इसी जमीन को अगर एक बिल्डर खरीद ले 5 एकड़, खरीदेगा किस भाव? 50 लाख के। कितने का बना? 2.5 करोड़ का। यानी 2.5 करोड़ के 5 एकड़ बने। और उसने कह दिया कि अब के बाद इसके प्लाट कटेंगे। और प्लाट कैसे कटता है जी? 1 एकड़ 10 करोड़ का, 20 करोड़ का। ऐसा क्या कर दिया उसने? मतलब उसकी बीच में से लाइन खींचते ही 100 गज के टुकड़े काटते ही उसकी कीमत 85-100 गुना हो गई। जो जमीन 4 दिन पहले जो करोड़ों साल से फसलें उगा रही थी और अगले करोड़ों साल तक फसलें उगा के दे सकती है, उसकी कीमत तो 50 लाख है। और जैसे उसने उसमें ये 50-50 मंजिल कबूतर खाने, पिंजरे बनाने के लिए अगर उसने लाइन खींच दी, तो वो 1-1 एकड़ 20-20 करोड़ का, 10-10 करोड़ का। कमाल का भद्दा मजाक है। और हमने ये मान भी लिया। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि हमने मान भी लिया। उसमें एक कहानी आती है, देखो अभी ना करो जी भाई, ये अभी ना करो, ये अभी ना करो, इसको फिर ले लियो। फिर वो क्योंकि उस चाय की तरह फिर ये घूमता चेंज हो जाएगा। बोले जी राम जी जवान हो गए और उनके पिताजी ने सोचा कि भाई अब तो इसको राजा बना देते हैं, और बताया नहीं राम जी को कि भाई राजा बना दें। और पूरे मंत्रिमंडल बैठ गया, पूरी सभा बैठ गई, दशरथ जी बैठ गए, सारे गुरुजन बैठ गए, सब बैठ गए और चर्चा कर रहे कि राम जी को राजा बना देते हैं। राम को पता ही नहीं। राम जी को जब नहीं पता तो बाय चांस थोड़ी देर बाद किसी ने उनको भनक दे दी कि भाई आपकी राजा बनाने की तैयारी चल रही है। राम जी तो दौड़ पड़े। किसी ने बीच में मेरे जैसे रोक लिया, अरे भाई कहां जा रहे हो? बोले अरे रुक जा, बाद में बात करता हूं। बोले अरे एक बार बता, तो हो सकता है मेरे काम की बात मैं बता दूं, कुछ काम की बात। बोले मेरी जिंदगी लिखी जा रही है। जिंदगी किसकी लिखी जा रही है? राम जी की। और राम जी को खबर भी नहीं। मेरी बात को आप समझना गौर से। जिंदगी राम जी की लिखी जा रही है और राम जी को खबर नहीं। तो राम जी दौड़ पड़े कि भाई साहब अगर भविष्य मेरा लिखा जा रहा है तो मैं अपने भविष्य को बिना जानकारी के नहीं लिखने दूंगा। उसके बाद मेरी जानकारी के बाद तो कुछ भी लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं। और चल पड़े और पहुंच गए और वहां पे जाके बोला जी देखो अगर भविष्य मेरा लिखा जा रहा है ना तो मेरे को पता होना चाहिए। वही बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, जब इस देश में केमिकल आया था भविष्य किसका लिखा जा रहा था जी? किसान का। क्या हम बोले? इस देश में बीज खत्म हो गए, किसका भविष्य खराब हुआ जी? किसान का। क्या हम बोले? इस देश में पशुधन खत्म हो गया, किसका भविष्य था? हमारा। क्या हम बोले? इस समाज में नपुंसकता बांझपन इस हद तक चलेगी कि नस्ल खत्म होने पे है, भविष्य किसका है? ये बोल दे नहीं अपना। लेकिन हमने तो नहीं पूछा। इस देश में क्या क्या तबाही आ गई हमने पूछा ही नहीं। और भविष्य किसका लिख दिया? भविष्य हमारा, जिंदगी हमारी, नस्लों की तबाही हमारी होने वाली है और हो चुकी, और हम आराम से बैठे हैं। तो मैं वो बात बार बार याद करता हूं वो राम जी वाली कि भाई कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा कहीं से लाख हजारों किलोमीटर दूर से बैठा हुआ भविष्य हमारा लिखता है और हम चुप हैं, हमें पता ही नहीं। 1970 में इन्होंने कहना शुरू किया कि ये जो बीज है इनकी पैदावार कम है तो नए बीज लाए जाएं। आप पढ़ना हरित क्रांति की उसको निकाल के कि नए बीज लाए जाएं। नए बीजों में क्या होगा? पैदावार ज्यादा आएगी। और पिछले दरवाजे से चुपचाप वो जो देसी बीज थे उनको लोगों ने खरीद के, व्यापारियों ने खरीद के और सरकारों को देना शुरू कर दिया। और सरकारों ने क्या किया?
उनको स्टोर करके और उनकी जगह नए बीज देना शुरू कर दिया, पुराने बीजों का प्रमोशन बंद कर दिया। और वो वही बीज हैं जिनकी बात देवेंद्र भाई कह रहे थे। नॉर्वे के अंदर -50 डिग्री तापमान पर एक बहुत बड़ा पहाड़ अंदर 200-400 मीटर तक खोद के उसके अंदर वो स्टोर करके रखे हैं, और उन पे पेटेंट किसका है? बिल गेट्स का। यानी लगभग 3.25 लाख किस्म के बीज, 3 लाख से ऊपर है, 3 लाख किस्म के बीज इकट्ठे करके पूरी दुनिया से और स्टोर कर लिए और पूरी दुनिया को बांट दिए ये हाइब्रिड बीज। फिर 3 साल बाद नए बीज, फिर 2 साल बाद नए बीज, और ये करते करते किसान पंजाब का सबसे अग्रणी, सबसे जल्दी टेक्नोलॉजी को पकड़ने वाला, सबसे आगे गया। सबसे पहले ट्रैक्टर लाया, सबसे पहले नए बीज लाया, सबसे पहले खाद लाया, सबसे पहले सब सौदा ले आया। और इस सारी व्यवस्था को समझ के मैं, करनाल में आपने सुना हो लगभग 8-10 डिपार्टमेंट है कृषि के, जिस तरह ये गेहूं विकास केंद्र है, DWR है, फिर इधर गन्ने का रिसर्च सेंटर है, फिर ये NDRI है, आपने सुना हो तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पशुओं पे काम करता है। ये सब हैं। वहां के लगभग 150-200 साइंटिस्ट एक ग्रुप में जुड़े हुए व्हाट्सएप पे मेरे साथ। वो बातें मारते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो मैंने ये सवाल जो आपको पूछ रहा था, मैंने उस ग्रुप में पूछ लिया कि वैज्ञानिकों, आपने पिछले 70-75 साल में लाखों करोड़ रुपया लगा दिया नई नई रिसर्च पे, और वो रिसर्च इस हद तक हमें ले आई कि आज पूरा समाज बांझ पड़ा। डांगर भी बांझ, खेती भी बांझ और मानस भी बांझ। तो तुमने ऐसा करा क्या जो इतना लाखों करोड़ का नाश करने के बाद भी इस हद तक ले आए? कहां गई तुम्हारी साइंस? एक भी वैज्ञानिक को सांस नहीं आया, एक भी वैज्ञानिक को। क्यों? क्योंकि जब वो हमारा भविष्य लिख रहे थे ना, तो राम जी की तरफ दौड़े ही नहीं पूछने के लिए, बताओ आप में से कौन दौड़ा कि नाश मेरा करेगा तू कल आने वाले समय में, तो बता तो क्या लिख रहे हो आप मेरे भविष्य में? हमने पूछा ही नहीं। और जब हम खुद आराम से पांव पसार के सोते हैं और कोई चिंता नहीं करते, तो फिर कोई कुछ भी चोरी करके ले जाए, हमें क्या फर्क पड़ेगा? और पूरे भारत का पूरा सिस्टम चोरी हो गया, हमें पता ही नहीं चला। 1990 में इन्होंने कहना शुरू किया कि जो ये हाइब्रिड बीज है ये भी काम नहीं करते, तो क्या लेके आए? बीटी बीज। कपास होती है ना पंजाब के किसी एरिया में, जो ये सिरसा का, डबवाली का, वो उधर का जो एरिया है, उसमें कपास बहुत होती है। पूरे भारत में आज लगभग 97-98% जो कपास है वो बीटी है। नरमा तो सुना ही है सबने। अब ये बीटी क्या है? ये बीटी एक कीड़े का नाम है, बैसिलस थ्योरोजेनेसिस अंग्रेजी में नाम है। ये मिट्टी का कीड़ा है। इसका एक जीन निकाल के और उसके बीज में डाल दिया कपास के, और कह के ये डाला कि ये बीज आने के बाद, ये करने के बाद कपास में कीड़े नहीं आएंगे। लेकिन उस कपास की एक खासियत है जो मतलब अलग ही है। बीज एक बार बनेगा, वो बीज अगली बार नहीं बनता। बीटी जो बीज है, इसको GMO बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, GM सीड्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है कि जो बच्चा पैदा करने का जो गुण है बीज में, फल है, जो जितने भी फल होंगे ना किसी भी चीज के, उसमें दोनों गुण होंगे, नर भी पैदा होगा, मादा भी। और वो जब उसको दोबारा मिट्टी में डालोगे तो वो नया पौधा पैदा हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, उसमें से नर बीज को निकाल के फेंक दिया और केवल मादा बीज रख दिया। और आज पूरे भारत की लगभग सारी कपास ये बीटी कपास है। और पूरा कितना, हर साल कितने हजारों एकड़ ऐसी जमीन है जिस पे खड़ी फसल जुताई करनी पड़ती है। इतनी बीमारियां हैं। सफेद मक्खी का अटैक आपने सुना हो। सफेद मक्खी का कपास के ऊपर इतना खतरनाक अटैक है कि आप पूछो मत, वो जाती ही नहीं। कितने भी केमिकल छिड़क लो, सारे केमिकल खत्म कर दिए उसने।
सभी केमिकलों की जो जिंदगी थी या सारे केमिकल की जो पावर थी सफेद मक्खी के सामने कहीं नहीं टिकी और पूरी कपास खत्म हो गई। और इस कपास का सबसे कमाल का परिणाम यह आया कि जितना कपास का बिनोला है उस बिनोले की जो खल है वो पूरे भारत के पशु खाते हैं और ये इसका तेल भी निकलता है बिनोले का। और जितने हम एंडी हो रहे हैं, एक भी बच्चा, एक भी परिवार, एक भी समाज का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जिसने जीएमओ नहीं खाया। जितने नमकीन जितनी आती हैं, जितने स्नैक्स आते हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड की जितने भी पैकिंग में सामान आता है नमकीन और नमकीन से जुड़ा हुआ, उस सारे में जो तेल है वो सारा का सारा जीएमओ है। इस जीएमओ का मैं और अगला पड़ाव बताऊं। जीएमओ में नर बीज नहीं होता। इसको देसी तरीके से आप सोचना, जो मैं बता रहा हूं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे फसल हो, चाहे मानव हो, जो बीज बनता है शरीर में वो तो भोजन से बनता है। ये कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। जो आप खाओगे वैसा ही तो बीज बनेगा शरीर में। अगर मान के चलो एक ऐसा भोजन हम करते जा रहे हैं जिसमें नर बीज है ही नहीं, यानी सीडलेस, अगर हमारा भोजन सीडलेस है तो हमारा शरीर भी हो सकता है क्या? मेरी बात समझ नहीं आई क्या? यानी पर दिन, हर दिन, प्रतिदिन एक एक ग्राम, एक एक तोला कण कण करके जीएमओ खा रहे हैं और वो जीएमओ पूरी नस्ल को, पूरी फसल को बीज रहित बना रहा है, टोटल नपुंसक बना रहा है। यहां पे मैं देखूंगा ना, इसमें किसी पूरे आंगन में 5-10 पैकेट आराम से मिलेंगे नमकीन के। उस नमकीन के इंग्रेडिएंट चेक करना आप, जितने भी पैकिंग है उनके इंग्रेडिएंट चेक करोगे तो उस पर साफ साफ लिखा मिलेगा वनस्पति तेल, पाम ऑलिव ऑयल और कॉटन सीड ऑयल, और वो जो पूरा का पूरा जीएमओ है। हम जाने अनजाने अपने बच्चों को वो नपुंसक बनाने वाला कबाड़ खिला रहे हैं जो उनको आने वाले समय में उनकी जिंदगी का नरक बनाने वाला है। कैंसर आराम से होने वाला है। क्योंकि ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले हम 2 दिन एक गांव में रुके, मानसा जिला के। उस गांव की जनसंख्या थी 1200 और हम एक चिकित्सा कैंप कर रहे थे। 2 वैद्य थे मेरे साथ। उन्होंने 2 दिन में 71 लोग टेस्ट किए। उन्होंने बताया पिछले 1 साल में 1200 की जनसंख्या में से 12 लोग कैंसर से मर गए और जो 71 नए लोग टेस्ट किए उन वैद्यों ने, उनमें से 16 लोग नए कैंसर के मरीज मिले। और ये एक गांव नहीं, और ये पंजाब का बठिंडा और मानसा नहीं है, अब ये पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब और ये पूरे देश की धीरे धीरे हालत है। बठिंडा को छोड़ के, बठिंडा से आगे निकल के हरियाणा का जींद जिला पहले नंबर पे आया पिछले साल कैंसर के मरीजों में। मतलब क्या थे हम, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी ये सोचते ही रहेंगे हम। हमने देखना शुरू ही नहीं किया। एक तरफ खेतों में केमिकल डलवाया, दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाई के नाम पे गांव को छुड़वाया, तीसरी तरफ पुड्डा लाके शहर के शहर बसाए, फिर उन लोगों को वहां काम दिया। और जो शहर बसे वो जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, सीमेंट फैक्ट्रियां हों, सरिये की फैक्ट्रियां हों, इलेक्ट्रिसिटी की वायर बनाने वाली हों, इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंस, ये पंखे, कूलर, फ्रिज, ये कुछ भी बनाने वाली हों, जितनी सारे एक घर बनाने में जितना सामान लगता है वो सारी की सारी कंपनियां 99% विदेशी हैं। खेत की दवाई बनाने वाली वही कंपनियां हैं विदेशी। आदमी के बीमार होने के बाद दवाई बनाने वाली वही कंपनियां हैं। पशुओं की दवाई बनाने वाली वही कंपनियां हैं। ट्रैक्टर बनाने वाली वही कंपनियां हैं। ड्रोन बनाने वाली वही कंपनियां हैं। कंप्यूटर बनाने वाला वही बिल गेट्स की कंपनी है। सबके सब कुछ ही लोगों के हाथ में, और हम कठपुतली बन गए और अपनी नस्ल खत्म कर चुके और हमें पता भी नहीं चला।
इससे खतरनाक और इससे भयानक स्थिति तो फिर समाज की क्या हो सकती है और इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। धीरे धीरे एक और पड़ाव आया। 1984 तक भारत में एक नियम चलता था गैट का। 1948 से 1984 तक एक कानून चला, अंग्रेजों ने के छोड़ते ही फिर से फंस गया था भारत, किसान फंसे थे उसमें। गैट एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, व्यापार का समझौता। फिर 1984 के बाद पता चला ये नहीं चलेगा जी, ये तो पुराना, उसका नया बदलो। उसको नए सिरे से तैयार किया गया और 1994 में फिर एक समझौता आया। 1991 में मनमोहन सिंह बना वित्त मंत्री, ऊपर से जहाज से उतर के बना था, बिना चुनाव लड़े। और उसने बोला कि भारत की तो हालत बहुत खराब है। कब हालत खराब है? जब $1 में 13-14 रुपए हैं, तब तो हालत खराब है। और आज $1 में 82 रुपए हैं, आज डॉलर खराब नहीं है, यानी आज भारत अच्छी स्थिति में है। कोई बात नहीं। कोई नहीं, उड़ जाते, कोई बात नहीं। तो ये सोचने की बात है कि जब मैं लूट रहा था 13 गुना तो मैं परेशान था, और आज लूट रहा हूं 82 गुना, तो मैं दुनिया की सबसे ऊंची इकोनॉमिक आदमी हूं। मतलब जितना ज्यादा मैं लूट गया उतना बड़ा आदमी होता गया। ऐसी जानकारी और ऐसा विचार तो दुनिया में लाने वाले यही लोग होंगे, चाहे वो मनमोहन का टाइम और चाहे वो मोदी का टाइम। कमाल है। तो उसने ये शुरू कर दिया कि अब भारत को कर्ज लेना ही पड़ेगा। और कर्ज देगा कौन? कर्ज देगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांगो तो बोला कि IMF के पास जाओ। IMF कौन है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यानी वो संस्था बताएगी कि आपको कर्ज किन शर्तों पे मिलेगा। तो फिर शर्तें पूछो तो शर्तें होंगी कि पहले आप अपनी कीमत को कम करो। 1947 में $1 बराबर $1। फिर वर्ल्ड बैंक ने बोला ना ना, $1 में $2 करो, तो इन्होंने कर दिए। 91 आते आते $1 में $13 कर दिए। एकदम से आगे 15, 20, 25, 30 करते करते, और फिर इन्होंने 94 में कह दिया अगर आपको कर्ज चाहिए तो ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट का नाम है WTO। और उस एग्रीमेंट में सबसे खतरनाक जो शर्त थी वो ये थी कि भारत के 40 करोड़ लोगों को अगले 15 साल में शहरों में भेजना है, गांव से निकालकर। बाकायदा शर्त रखी गई थी ये। क्यों भेजना है भाई? क्या हो जाएगा उससे? क्योंकि जब तक गांव है जब तक कंपनियों का राज नहीं चल सकता। अगर गांव में आप हो तो आप कई दिन तक $1 खर्च किए भी चला सकते हो काम। जिंदगी चल सकती है। जेब में अगर $10 नहीं है तो कई दिन निकल जाएंगे। लेकिन अगर शहर में आप हो और घर से आप निकले हो तो आपका काम पैसे बिना नहीं चलेगा। तो इसलिए उनको अपने नियंत्रण के लिए, अपनी उस कंपनी राज को स्थापित करने के लिए उनको यह करना था कि गांव को खाली करो। और खाली करने के लिए केवल एक ही तरीका था, गांव के जितने उद्योग धंधे हैं वो बंद होने चाहिए। और वो बंद कैसे होंगे? बंद होंगे जब खेती चौपट होगी। लुहार कब खत्म होगा जी? जब बैल के काम आने वाले जो औजार हैं वो नहीं बिकेंगे। और वो नहीं बिकेंगे, कब नहीं बिकेंगे? जब बैल नहीं होंगे। तो बैल खत्म, यूरिया आ गया। यूरिया ने मिट्टी टाइट करना शुरू कर दी, बैलों से जुताई होना बंद होगी। तो ट्रैक्टर आए 10 हॉर्स पावर के, 20 हॉर्स पावर के। थोड़े दिन बाद और केमिकल छिड़क दिया और मिट्टी टाइट हो गई। फिर 30-40 हॉर्स पावर के, फिर 50-60 के, और बढ़ते बढ़ते अब एक आखिरी एक ट्रैक्टर आया 156 हॉर्स पावर का, जो ये आपकी जो पुरानी है ना, इसके वो गद्दे बना रहा है। तो वहां से निकले
खेती घाटे का सौदा। बापू ने कह दिया कि पढ़ के नौकरी कर, बच्चा पढ़ पढ़ के नौकरियों की तरफ, शहर की तरफ जाना शुरू हो गया। उधर से कानून नियम बना दिया कि भाई एग्रीमेंट के बाद 40 करोड़ लोगों को निकालना है गांव से बाहर। तो छोटे छोटे काम किए। लुहार के लिए अलग नियम आए, कुम्हार के लिए अलग नियम आए। क्या नियम आया कुम्हार के लिए पता आपको? जब गर्मी शुरू होती थी, पूरे गांव और पूरे देश में गोबर के उपले बनाती है ना औरतें, उसके ढेर लगे होते थे, क्योंकि गोबर इतना होता था। क्यों? क्योंकि पशुधन इतना था। बहुत सारा हिस्सा तो चूल्हे में जलता था, जो बाकी बचता था वो साल के एक महीने, जेठ के महीने में, जब बारिश से थोड़ा पहले, सारे कुम्हार पहले ईंट पाथते थे, छोटी भट्ठी वाली जो वो गांव के चारों तरफ लगाते थे खुले में, उसको पाथ के लगाते थे और उसमें एक लेयर ईंट की, फिर गोसे, फिर गोसे समझते होंगे ना, उपले, जो हमारी तरफ गोसे कह रहे हैं, आपकी तरफ कुछ और कहते हो तो पाथी। हाँ, तो एक लेयर ईंट की, एक लेयर पाथी, फिर एक लेयर ईंट, फिर पाथी, ऐसे करके पूरा ऊंचा ढेर बनता था वो 10-15 फीट का। और फिर वो 10-15 दिन तक जलते थे, ईंट पकती थी। उस टाइम तक आपके पूरे भारत में ये बड़े बड़े भट्ठे नहीं थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये भट्टियां तो करती हैं प्रदूषण, इसको अगर लोगे तो लाइसेंस लगेगा, और लाइसेंस की फीस मोटी होगी, और मोटी फीस के लिए कुम्हार जाएगा नहीं, और मोटी फीस के देने के लिए कुम्हार नहीं जाएगा तो कोई गांव का एक मजदूर, मतलब पैसे वाला आदमी छाटेंगे, फिर वो भट्टा बनाएगा, उसको लाइसेंस देगा, और पूरे गांव की ईंटों का काम, उस कुम्हार के 85 घर का काम छीन के एक आदमी को मिल गया। इसी तरीके से सुनार की बात, सुनार को धीरे धीरे कम करते गए। अब अभी जो एक नया नियम आया है, वो नियम ये आया सुनार के लिए कि आप बिना हॉलमार्क का, बिना जीएसटी का 1 ग्राम सोना भी नहीं बेच सकते। अगर यहां कोई माता बहन है, बहन जी बैठी है, अगर इनके पास कुछ भी सोने का, या अगर कानों में पहन रही है, वो भी रजिस्टर्ड चाहिए। ये आ गया अभी। इसी तरीके से तेल नहीं निकालते थे, तेल धीरे धीरे करके कम, इन्होंने नाबार्ड के माध्यम से छोटे छोटे लोन देना शुरू किए। फिर एक डिपार्टमेंट बनाया लघु उद्योग, और साथ में मंत्रालय भी बनाया, लघु उद्योग मंत्रालय। और उस एमएसएमई जिसको बोलते हैं, एमएसएमई में लोन देना शुरू किया कि आप तेल मिल लगाइए, आप ये मिल लगाइए, आप वो मिल लगाइए। और धीरे धीरे क्या हो गया, जो तेल निकालते थे उनका काम छूट गया, और धीरे धीरे करके वो कंपनियों के तेल बिकना बंद शुरू हो गए। और उन तेलों को ऐसा नहीं छोड़ा, उन तेलों के नियम बनाए कि इस सरसों के शुद्ध तेल में इतने % ये पाम ऑलिव ऑयल मिलाया जा सकता है, 20-30% यानी मैं अपने गांव में आराम से शुद्ध तेल खा रहा था तो उनको दिक्कत। इन्होंने क्या किया, नाबार्ड से और ये कोऑपरेटिव बैंकों से कर्ज दिलवाया, एमएसएमई डिपार्टमेंट से, और फिर वो तेल की छोटी जो गाड़ियां थी वो बंद हो गई, और वो धीरे धीरे करके कंपनियां बन गई। और अब नया फरमान आया है सुनार के फरमान की तरह कि भाई अगर आप खुला तेल बेचते पाए गए तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार आपको कई साल की जेल हो सकती है। यह भी बन गया। फिर कपड़ा उद्योग जो जुलाई बनाते थे जिस जगह पे, उनको भी ऐसे ही किया गया, और ब्रांड लॉन्च किए गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को मोटा मोटा लोन देके वो कंपनियां फैलाई गई। इस तरीके से अगर मैं कहूं 36 की 36 बिरादरी जो गांव में रहती थी, एक एक को तोड़ा गया, और उसको लाइसेंसी काम देके लाइसेंस में बदल के उसको कुछ लोगों के हाथ में सिमटा दिया गया। और ये सिमटने से पूरे गांव के हर आदमी को जो रोजगार था वो छूटता चला गया। मेरी बात समझ आ रही है ना? इसी तरीके से कुम्हार को कैसे किया, टेलीविजन आया, टेलीविजन में सबसे ज्यादा प्रचार किया फ्रिज का।
फ्रिज जैसे जैसे आया, सबसे पहले फ्रिज आया किसी पैसे वाले आदमी के घर में, या तो सबसे मोटा किसान है या कोई बड़ा नौकरी वाला है, जिसको देख के दुनिया, जिसको देख के उसका गांव ये सोचता है कि ये बड़ा आदमी है तो इसको तो फॉलो करना चाहिए, इसकी तो माननी चाहिए। तो फ्रीज आ गया। फ्रीज आते ही सारे गांव में मटके बनने का, दिए बनने का, और जो जितना भी मिट्टी के बर्तन बनने का काम था वो सारा का सारा खत्म हो गया। और अभी पिछले साल कुम्हारों के लिए एक कानून आया है कि कोई भी कुम्हार गांव से अपने बर्तन बनाने के लिए मिट्टी नहीं ले सकता। ये धीरे धीरे करके अब लागू हो रहा है। और अगर कहीं से ले भी ले तो वो मिट्टी ही नहीं रही जो अच्छे तरीके से, क्योंकि केमिकल इतना पड़ा कि वो मिट्टी से बर्तन बनने ही बंद हो गए। तो वो सारा का सारा 36 बिरादरी का सारा काम जब छूट गया और उधर से खेती चौपट हो गई, तो पूरा समाज 36 की 36 बिरादरी ये कहने लगी कि नौकरियों की तरफ भागो। और जब ये समाज नौकरियों की तरफ निकला तो हालत ये आई 2018 में, हरियाणा में 2018 में ना 22 लाख आवेदन, 2018 में 22 लाख आवेदन डाले 18,000 नौकरियों के लिए, और वो भी चपरासी की। मैं ये नहीं कह रहा कि चपरासी का काम गलत है, लेकिन जिसने पीएचडी करी हो अगर वो भी चपरासी का फार्म भरे तो इसका मतलब ये है कि व्यवस्था में भारी गड़बड़ है। अभी फिर से निकली है ग्रुप डी की 13,000 नौकरी, 8,000 नौकरी और 13 लाख फार्म भरे गए हैं अभी हरियाणा में। अभी वो कब कैसे हो गया ये? क्योंकि जब पूरा समाज सारे 50 या 100 काम को छोड़ के किसी एक काम के पीछे आएगा तो भीड़ तो होने वाली है, और उस भीड़ का कोई रास्ता दिखता नहीं उसको समेटने का। मैं हरियाणा को जोड़ के जितनी बात कर रहा हूं, हरियाणा पंजाब तो एक ही है, मैं इसलिए ये सोच रहा हूं कि जो मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं आप पंजाब से जोड़ते जाना, ठीक है ना? ये बात तो एक तरफ से पूरा समाज उधर बदल गया और ऊपर से नियम कर दिया कि भाई 1995 के WTO एग्रीमेंट के बाद अगले 15-20 साल में आपको 40 करोड़ युवाओं को विस्थापित करना है शहरों में, उसकी पूरी तैयारी करनी है। इन्होंने पूरी तैयारी की, साथ साथ में और कुछ आया। जब जवान शहर की तरफ बढ़ रहा है तो उन्हें नौकरी करनी शुरू कर दी, और उसी समय खुली ITI। अच्छा एक बात देखो, मेरे गांव में एक आदमी है जो लकड़ी का काम करता है, जो बढ़ई है खाती, वो उसके घर में पीढ़ियों से सीखता आ रहा है, अपने बाप को देख के, अपने दादा को देख के, अपने चाचा को देख के, हर एक बच्चा सीखता आ रहा है। वो तो काम लगा गलत, और ITI बना के उसको नाम दिया गया कारपेंटर। वहीं भी लकड़ी छील रहा है वो, और घर में भी लकड़ी छील रहा है। वहां तो उसका काम खराब और वहां उसका काम अच्छा, और कारपेंटर बना के, और धीरे धीरे इतनी सारी कंपनी आई, उसको काम मिलेगा 8,000 का, 10,000 का, लेकिन जाएगा शहर में। ऐसे लुहार का जो बच्चा है वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों लोहा पीटने का, हथियार बनाने का, औजार बनाने का सारा काम जानता है, लेकिन अब वो ब्लैक स्मिथ करके, इसमें एक ITI में एक ट्रेड है, वहां जाके आप वो सीखेगा लोहे का काम और वेल्डिंग का काम, वेल्डर बना के सीखेगा वो, वहां से सीख के वहां पे भी 7-8-10 हजार की नौकरी में जाएगा। पूरा समाज धीरे धीरे करके गांव से निकाल के और शहरों की तरफ कर दिया। और उसी समय जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिर शादियां हो रही हैं, शादी होने के बाद बच्चे हो रहे हैं, अब बच्चा भी है, पत्नी भी है, पति भी है, पति को जाना है ड्यूटी पे, तो क्या करे? बच्चे को संभाले या पति को संभाले, क्योंकि उसका भी तैयारी करनी है। तो वो काम दे दिया किसको? बोला श्रीमान जी को तैयार करो और बच्चे को क्या दे दो? बच्चा दे दिया टेलीविजन को। यही हुआ ना, बच्चा टेलीविजन को दे दिया है जी, अब मोबाइल को दे दिया।
और देखो, जब बच्चा टेलीविजन को दे दिया तो एक रिसर्च कहती है कि एक बच्चा अगर 15-20 साल हर दिन 4-5 घंटे टीवी देख ले बचपन से, तो वो अपने 20 साल तक की उम्र में 50,000 रेप केस देखता है। और वो रेप केस ऐसे ही नहीं होते, वो फिल्में जानबूझ के बनाई जाती हैं ताकि आपका समाज का नाश हो। 44,000 मर्डर केस देखता है वो, ताकि वो कोई गुरु गोविंद सिंह ना बने। बन सकता है क्या कोई जिसने पूरी जिंदगी गंदगी देखी हो, वो स्वाभिमानी बन सकता है क्या? वो अपने बाप की पगड़ी की बात करेगा क्या? वो इस देश की पगड़ी की बात करेगा क्या? नहीं कर सकता। पिछले साल वो मरी, एलिजाबेथ, वो अंग्रेजन रानी क्वीन एलिजाबेथ मरी, तो वो और झंडा झुका भारत का। आपका कोई दुश्मन है, अगर आपका दुश्मन मर जाए तो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता ना। और अगर आपका घर का सबसे मुख्य आदमी अपनी पगड़ी को धरती में रख दे कि वो दुश्मन मर गया, तो इसका मतलब उसमें खोट है, उस बूढ़े में। अरे भाई, दुश्मन मरने में तो खुशी होती है, लेकिन झंडा झुकना, पगड़ी झुकनी उस देश की शान खत्म होने वाली बात होती है। लेकिन इस देश का झंडा प्रधानमंत्री ने झुकाया। चलता गया और धीरे धीरे करके टेलीविजन में एक और बात आई, लड़का विवाह करेगा, लड़की विवाह करेगी। क्या दिक्कत है? हो रहा है ना, हो गया ना, समलैंगिकता का कानून बन गया। आपके बच्चों के लिए बना है, आपके बच्चों के लिए नहीं बना। वो जो कानून बना उसमें आप भी आते हो क्या? बोल नहीं रहे, सारे आते हैं ना। तो पूछा आपने किसने बनाया? अरे कल मेरा बच्चा ये, मेरा लड़का ये कहते मैं तो लड़के के साथ शादी करूंगा, तो मेरा तो जीते जी मर जाऊंगा मैं तो जब आपके लिए वो भविष्य लिखा जा रहा था तो राम जी की तरह पूछा क्या? नहीं पूछा। हम डेली नहीं ना पूछ सकते, हम बांस को खत्म करेंगे, बांसुरी नहीं बजेगी। तो जी फिर हम देवेंद्र भाई, बांस नहीं रहेगा, फिर हम एक काम करते हैं, हमारा काम तो हो गया पूरा, तो हमने 2 दिन लगाने की बात ही नहीं। हम तो सोच रहे थे 2 दिन लगाएंगे, तो 2 दिन की जरूरत थी। ताऊ जी ने तो हमारा सारा काम पूरा कर दिया। नहीं जी, हम भी धाकड़ हैं भैया, मैं वही कह रहा हूं कि आपने तो हमारा काम ये कह के पूरा कर दिया। भी हमारे समझ में आ गया, अब तो जड़ उखाड़ देंगे, तो हम तो खुश है। एकदम 5 साल तो कुत्ते को बैठा दो, चलाएगा। ठीक है जी। बात तो बहुत बढ़िया बात कही। इसी तरीके से समलैंगिकता का कानून इन्होंने पास कर दिया। इसी तरीके से इन्होंने ट्रांसजेंडर का चेंज पास कर दिया। लिंग परिवर्तन करवाते रहो। एक लड़का कह रहा है मैं लड़की बनूंगा, लड़की कह रही है लड़का बनूंगा, ये सरकार ने पास कर दिया। कमाल है। लड़की की उम्र 18 से 21 कर दी, शराब खरीदने की उम्र 25 से 21 कर दी। ब्याह तो करेगी 21 में, और लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की रखालों की तरह 16 साल में रह सकते हैं। ये आपसे पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा। लेकिन बर्बादी तो हमारी आ गई। ये शुरुआत जो हुई थी, एक मिनट जी, ये शुरुआत जो हुई थी ये खेती की बर्बादी से हुई थी, क्योंकि खेती पूरे समाज की जड़ों में है। 1991 से ये आते आते 1998 में बीटी बैंगन आया, बीटी कॉटन आई, दोनों ने तबाही कर दी किसानों के खेतों में। 2002-3 के आसपास टमाटर आया। टमाटर आज जितना टमाटर है, आप देखना कोई भी टमाटर देसी खट्टेपन में नहीं है। बताओ खट्टा टमाटर आता हो तो? अगर आप मीठा टमाटर खा रहे हो तो आप अपने बच्चों की नस्ल की नस मारने की बात कर रहे हो, क्योंकि टमाटर का काम खट्टापन था ना, उसकी जो गुणवत्ता थी, उसका जो गुण था तो खट्टापन था, खटाई के लिए टमाटर था। आज जितना टमाटर है सब में मछली का जीन है। शिमला मिर्च जो आ रही आज, सारी पॉली हाउस की, सारी जीएमओ, और सारी की सारी खतरनाक अति जहर की। हरे वाला खीरा देखो चिकना चिकना आ रहा है, वो काटन छीलना भी नहीं पड़ता। पंजाब बहुत खाता है, हरियाणा का कैथल करनाल एरिया से
इतना खीरा आता है कि पूछो मत। हर दिन शायद सैकड़ों टन खीरा आता है भर भर के, क्योंकि पॉली हाउस की जो स्कीम थी, इस पॉली हाउस की स्कीम को, नेट हाउस की स्कीम को पंजाब में ज्यादा नहीं दिया, हरियाणा ने दिया। क्या किया, 16 लाख का लगेगा, 80% सब्सिडी, 4 लाख रुपए दो और लगवाओ। पंजाब में सब्सिडी नहीं आई, नहीं तो पंजाब का भी और बड़ी हाल होता। और वो जो खीरा है सारा साल चलता है। और मैं खेतों में रहता हूं तो बहुत सारे किसान साथी है मेरे, एक साल में 1 एकड़ की बात कर रहा हूं जी, वो जो मैंने 10 कट्टे 12 कट्टे बताई थी ना यूरिया की, वो तो कुछ भी नहीं। एक साल में 1 एकड़ में 2 लाख से 2.5 लाख का केमिकल पड़ता है। हर दिन केमिकल, हर दिन स्प्रे। आज स्प्रे करो, परसों तोड़ो, अगले दिन करो, फिर अगले दिन तोड़ो, अगले दिन करो, फिर अगले दिन तोड़ो, और वो सीधा सीधा परोसा जा रहा है। सीधा कैंसर और इनडायरेक्टली सीडलेस, यानी नपुंसकता, बांझपन। गोभी, टमाटर, खीरा, ककड़ी, जितने बीज हैं सारे के सारे मोनसेंटो के। ये जितनी सारी बातें हैं ये तो हमारे चारों तरफ चल रही है ना आज भी। हमें तो इनको जोड़ना है बस, और जोड़ के ये देखना है कि ये जो तस्वीर बनी है, ये तस्वीर मेरे बच्चे के लिए ठीक है या नहीं है। पूरी दुनिया में जितने ये लोग हैं कंपनियों को चलाने वाले, पूरी दुनिया में जिनका राज है कंपनियों का, एक एक कंपनी 150 देशों में बिजनेस करती है। उन्होंने एक तरीका, एक विचार पैदा किया कि खेती में कुछ नहीं, और हमारे किसानों ने मान लिया। आज इस समय पिछले 5 साल से एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नया नाम आया है, एग्री बिजनेस, कृषि व्यापार। कौन कर रहा है? वही कंपनियां। अगर एक व्यापार, एक खेती, एक कंपनी के लिए फायदे का सौदा हो सकती है, तो मेरे लिए घाटे का सौदा कैसे है? सोचने का विचार, सोचने की बात तो है ना। एग्री बिजनेस के नाम पे जितना रिटेल का काम है सारा रिलायंस के पास आ चुका। सारा सब्जियां भी बिकना वहीं पे शुरू हो गई है। ये जो रिलायंस के आउटलेट खुले हैं, दुकानें खुली हैं बड़ी बड़ी, मॉल टाइप की। जितने बड़े बड़े ये हाईवे निकल रहे हैं, हरियाणा से निकला दिल्ली से हाईवे और कटरा तक पंजाब को चीरते हुए जा रहा है कि नहीं? ये कहानी 2008 में लिखी गई, अभी 2 साल से नहीं बना ये। 2008 में एक विचार चलाया हरियाणा में कि भाई जो ये गुड़गांव का जो एरिया है ये पूरी तरह बेकार बंजर जमीन है, इसको तो बेच देना चाहिए, बंजर जमीन। और वहां पे सबसे अच्छी सरसों का और बाजरे का एरिया था वो। लेकिन इन्होंने प्रमोट क्या किया, गेहूं और जीरी जहां है वो जमीन अच्छी है, बाकी तो सारी बेकार है। जीरी ने ही तो नाश किया पंजाब का। मैं एक बार पटियाला में था 6 साल पहले, और बठिंडा के एक किसान है, नाम भूल गया मैं, वो 26-27 साल का नौजवान भाई, वो पूरा जोटे जैसा एकदम, वो ये कह रहा कि देखो इससे खतरनाक बात नहीं हो सकती। पंजाब का, हरियाणा का आदमी चावल ना के बराबर खाता है। बताओ आप, हम चावल खाते भी नहीं, और उस चीज के लिए जो हमारे काम की भी नहीं है, हमने अपनी जमीन के पानी का सत्यानाश कर दिया। और कितनी गहरी बात है ये। तो इसका क्या हो? तो इसको जानबूझ के प्रमोट किया गया। पहले गेहूं जीरी को प्रमोट किया, साथ में मंडियों को प्रमोट किया, फिर एमएसपी को प्रमोट किया, क्योंकि इन लोगों को नियंत्रित करना था हरियाणा पंजाब के। और जब ये नियंत्रण में आ गए तो फिर उस एरिया को बताया, गुड़गांव झज्जर एरिया को, कि भाई ये जो जगह है ये बांझ है, बेकार है, ये किसी काम की नहीं है, इसमें जीरी गेहूं तो होता नहीं, तो बेकार है, इसको बेच दो। और उस जमीन का रेट दे दिया सीधे। जब लोगों को लाखों में सुनने की आदत नहीं थी तब करोड़ों दे दिए। जब लोगों को लाखों रुपए, लखपति कहलाने में बहुत बड़ा नाम होता हो और उस समय उसको करोड़पति बन जाए, तो उन्होंने क्या खरीदा? रिवॉल्वर, स्कॉर्पियो। और 2-2, 3-3 साल के अंदर नौजवान बन गए,
गैंगस्टर और जेलें भरी पड़ी हैं, और वो सारी की सारी जमीन 12,440 एकड़ जमीन रिलायंस ने खरीदी। और उस जमीन से लगते हुए दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड बनाया है, जहां पे हम बैठे, आप सब बैठे थे वहां पे किसान आंदोलन में, टिकरी धरना था, जो सिंधु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर के बाहर जो वो केएमपी बना हुआ है, वो केएमपी दिल्ली से 30-40 किलोमीटर बाहर, गुड़गांव के बाहर बनाया, यूपी राजस्थान टच और हरियाणा। और वही केएमपी उस 12,500 एकड़ से टच है जो रिलायंस ने खरीदी गुड़गांव झज्जर की। उसी जमीन से निकले हुए हरियाणा पंजाब से को चीरता हुआ ये हाईवे निकला है। अच्छा, इतनी सारी बातें ये संयोग हो सकती हैं क्या? संयोग नहीं, ये वो नीति है जो देवेंद्र भाई बता रहे थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये वो संस्था है जो पूरी दुनिया को बदलेगी। और कौन से मॉडल के रूप में? पहले हमारा शेर होता था हार्ड मास का, और मोदी के आने के बाद शेर बन गया किसका? पुर्जों का। पुर्जों का ही तो शेर है मोदी का, मेक इन इंडिया। उसको बनाने के लिए सारा काम फिट कर दिया। और अगली जो इनकी वो थी प्लानिंग, जहां जहां से ये रोड निकले हैं उस सड़क के दोनों तरफ, हाईवे के दोनों तरफ कई कई किलोमीटर तक जमीन की रजिस्ट्री बंद। यहां पे भी होने वाली है अभी, हरियाणा, दिल्ली से उधर दिल्ली, दिल्ली के आगे कई जिलों में, हरियाणा में हो चुकी। और अब जब हम उन 12,500 एकड़ को देख रहे हैं, जिसको उन लोगों ने कहा था कि ये बंजर जमीन है, वहां पे सैकड़ों एकड़ में टाउनशिप है, रिलायंस की टाउनशिप बन रही है। सैकड़ों एकड़ में वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट है, सैकड़ों एकड़ में लॉजिस्टिक है, सैकड़ों एकड़ में ये ट्रांसपोर्ट का है, रेल वहीं तक पहुंचा दी गई है। पूरे हरियाणा पंजाब, क्योंकि हरियाणा पंजाब तो लगभग बराबर है, इसको बीचों बीच चीरते हुए हाईवे निकला है। 100 किलोमीटर इधर पंजाब बसता है, 100 किलोमीटर उधर पंजाब बसता है, 100 किलोमीटर हरियाणा इधर, 100 किलोमीटर हरियाणा इधर। और उसमें भी क्लस्टर रोड निकाले हैं। जो ये हाईवे निकल रहा है ना, इसमें से छोटे छोटे हाईवे निकाले हैं, आपने देखे होंगे। वो क्यों? क्योंकि हर जिले से बड़े बड़े ट्रक ट्रॉले उठा के और सीधा हाईवे पर चढ़े और सीधा दिल्ली, और फिर उसका अगला सारा काम करेगी रिलायंस या अडानी या अंबानी। इतनी सारी प्लानिंग हमारे बच्चों को घोटने की हो चुकी है और हमें पता नहीं है। यह बहुत दुखदाई है। और खासकर जो जवान भाई बैठे हैं, किसान आंदोलन में जवानों ने बुजुर्गों के पास बैठना शुरू किया तो थोड़ी थोड़ी समझ बनी। उस समझ का परिणाम यह आया, 1 महीना पहले हम एक ट्रेनिंग करके ऐसे ही जयपुर से आ रहे थे, और रास्ते में एक टोल पड़ता है महेंद्रगढ़ में, वहां पे उन्होंने मतलब गुंडागर्दी, कमाल की गुंडागर्दी थी। हम 7-8 जन थे, देवेंद्र भाई भी थे, मैं भी था और कई साथी थे। सीधी मारपीट, मतलब इतनी मोटी मोटी रोड लेके आ गए। वो गुंडागर्दी हर तरीके से हर जगह पे लागू करने का इनका प्लान है, क्योंकि सारी जगह प्राइवेट करेंगे। जहां पे आप विरोध करोगे वहां गुंडागर्दी होगी। आप अपने अधिकार के लिए कहीं भी लड़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे करके जो ये 2009 में वित्त मंत्री थे चिदम्बरम, 2009 में चिदम्बरम को बोला WTO के अधिकारियों ने, जिन्होंने ये बोला था कि 40 करोड़ लोगों को भेजो। उन्होंने जब ये बोला तो वित्त मंत्री को बताया कि भाई कितने लोगों को ट्रांसफर किया तुमने शहरों में, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बताया कि वो टारगेट पूरा नहीं हुआ जितना हमने दिया था। बड़ी तगड़ी लताड़ थी उसकी वित्त मंत्री को WTO की, और जैसे ही वो लताड़ लगी, अगले 1 साल के अंदर मैं देखता हूं अकेले हरियाणा में कई हजार नई प्राइवेट ITI खुल गई। हरियाणा, पंजाब में भी खुली हो शायद, यहां का मेरे को अंदाजा नहीं है। जब पहले कम थी, पहले सरकारी थी, लेकिन पिछले 10 से 15 साल में दे दनादन प्राइवेट पे प्राइवेट खुल गई।
सस्ते मजदूर पैदा करने के लिए। 2008 से 8-9 से और 2017 तक हर साल 12,602 किसानों ने एवरेज आत्महत्या की है। पिछले 20 साल में 4 करोड़ लोगों ने खेती छोड़ दी और वो खेती वाले मजदूर बन गए। और 2017 के बाद सरकारों ने ये डाटा भी देना बंद कर दिया। तो इसीलिए मैं आखिर में आ गया जी, मेरा विषय खत्म होने वाला है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना, ये पूरी की पूरी प्लानिंग से तैयार किया गया और उस प्लानिंग का परिणाम ये है कि आज हमारे पास तीनों तरीके की नस्लों का बेड़ा गर्क हो चुका है। और अब हमें जागने की जरूरत है कि हम करें तो करें क्या। अब ये जो करें तो करें क्या, ये जानने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो आपने इतना ध्यान से सुना,